वेलकम बैक बच्चों। चलिए फिर शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, डेप्रिसिएशन। तो इसके पहले की जो भी क्लासेस हम लोगों ने की हैं, आई होप कि आप लोग उसके नोट्स बना रहे होंगे और आप उसकी प्रैक्टिसेस भी सवालों के किए होंगे आपने। तो चलिए आज डेप्रिसिएशन शुरू करते हैं। एक बच्चों को परेशान करने वाला टॉपिक है डेप्रिसिएशन, लेकिन अगर हम इसके बारे में बेसिक चीज़ों से शुरुआत करके टॉप तक जाएं और हर चीज़ का मतलब जानने का प्रयास करें तो मुझे पूरा यकीन है कि डेप्रिसिएशन भी आम टॉपिक्स की तरह इजी ही नज़र आएगा आपको। तो चलिए देखते हैं, डेप्रिसिएशन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब होता है ह्रास। दैट मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट। फॉल इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट। किसी भी संपत्ति के मूल्य में अगर कोई गिरावट होती है तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब इस फॉल इन वैल्यू के पीछे रीज़न काफ़ी सारे हो सकते हैं, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यूज़ करने से, कंटिन्यूअस यूज से, वियर एंड टियर। फिर हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी, फिर चेंज इन फैशन, नीड। ज़रूरतों में बदलाव हो जाने की वजह से भी कई बार हमारे एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है। तो डेप्रिसिएशन करते समय हमें यही जानना होता है कि हमारे मशीन में जो गिरावट हो रही है वो गिरावट किस प्रकार की है और किस वजह से हो रही है, ये हम लोगों ने देख लिया। उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, हमारा मकसद होता है डेप्रिसिएशन को ना कम करना ना ज़्यादा करना। हमारा मकसद होता है कि जो मूल्य में जो कमी आ रही है हमारे एसेट की कीमत में अगर कमी आ रही है, इसका मतलब किसी प्रकार का हमारा एक प्रकार का वो लॉस है। और इस लॉस को अगर मैं कंसीडर नहीं करूंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करूंगा वो एक क्लियर पिक्चर हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में नहीं दे पाएंगे। तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बारे में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि डेप्रिसिएशन एक क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। आप इसे कह सकते हैं डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। कैश इन्वॉल्व नहीं है का मतलब कि हमने कोई भी एसेट्स अगर खरीदी हैं तो उस एसेट्स की कीमत पहले ही हम लोगों ने भर दिया है और अब आने वाले 10 साल तक वो एसेट मेरे साथ रहेगा, तो हम उस भुगतान पहले हो चुका है और 10 साल के दौरान हम उसको यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे उसकी लाइफ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाती है। तो चलिए मेरी डेप्रिसिएशन के बारे में जो एक बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस भी मैंने इसके लिए इकट्ठा की हैं। चलो उन डेफिनेशंस पे बात करते हैं। तो अगर डेफिनेशंस की बात करें तो क्या है हमारा पहली डेफिनेशन, एन अकाउंटिंग एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। पहली चीज़ तो आपको जानना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन हमको दिखता नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एसेट है और उसकी कीमत में कमी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फंक्शंस में कमी आएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वो कमी ऐसी नहीं रहेगी कि जिसको हम लोग अपने अनुभव कर सकें। लेकिन ये जो हमारा है डेप्रिसिएशन का, जिस कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है। मतलब हमें अपने बुक्स में उनको कैसे कंसीडर करना है, उनको किस प्रकार से उनकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसकी वजह से हम अपने एसेट्स को होने वाले फॉल, जो नुकसान है, उनको हम अपने बुक्स में कंसीडर कर सकें। तो क्या है एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस, टू कंसीडर द लॉस ड्यू टू फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, तो ये एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है। ओके,
यूज्ड टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल एसेट। स्प्रेड द कॉस्ट, टू स्प्रेड द कॉस्ट। स्प्रेड द कॉस्ट जैसे ही बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए में कोई एसेट खरीदा है, 10 लाख रुपए का एक एसेट खरीदा है और उस एसेट का एक्सपेक्टेड लाइफ 10 ईयर्स है, मतलब 10 साल तक वो जीवित रहेगा वो मेरा एसेट। तो इस 10 लाख की जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इस एसेट के लिए, वो ये जो 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है वो गिरते 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 10 साल में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो डेप्रिसिएशन, ये जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, इसका मकसद यही है कि ये जो 10 लाख मैंने एक बार में पेमेंट किया है और 10 साल में ये 0 हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इन 10 साल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 साल में क्या करूँगा, 1-1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन के रूप में अपनी बुक्स में दिखाता रहूँगा, जिसकी वजह से समय आने पे हमारा जो बुक है उसमें हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हम लोग क्या करेंगे, ये 1 लाख रुपए कहाँ दिखाते हैं, अपने P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस जहाँ कैलकुलेट करते हैं उस अकाउंट में दिखाते हैं। तो हर साल मैं अपने प्रॉफिट को 1 लाख रुपए से कम करता रहूँगा। इट मीन्स कि अगर 10 साल बाद मेरी मशीन की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो मेरे पास उस समय मैं अपने प्रॉफिट में से जो कटौती कर रहा हूँ, वो जो कटौती है वो मुझे इतनी स्ट्रेंथ प्रदान करेगी कि मैं 10 साल के एंड पे एक फिर ऐसी नई मशीन लेने के काबिल हो पाऊँ। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा मुश्किल भले ही है, लेकिन बहुत ही वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जो परफॉर्मेंस होता है, जो प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन होता है, उसको एग्जैक्ट एक्यूरेट बताने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आगे चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया है टेंजिबल एसेट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू गाइज आर वेल अवेयर ऑफ दीज टर्म्स, क्योंकि एसेट्स के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट में बिगिनिंग में बेसिक्स की क्लासेस में इनके बारे में चर्चाएं भी की थी। तो एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। जो टेंजिबल, अभी टेंजिबल और इंटेंजिबल के बारे में फिर कभी किसी और क्लासेस में बात करेंगे हम लोग, लेकिन जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनमें उनकी कीमत में जो फॉल होता है, जो डिक्रीज़ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका नाम बदल जाता है जब ये इनटेंजिबल एसेट्स पे कैलकुलेट होता है। जब ये इनटेंजिबल एसेट्स पे कैलकुलेट होता है तो इसका नाम हो जाता है एमोर्टाइजेशन। लेट मी नो इफ़ आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। कमेंट सेक्शन में चीज़ों को आप लोग बता सकते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, और मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा पहुँचाई गई चीज़ जो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ आप तक पहुँच रही है। तो प्लीज़ सिर्फ वीडियो को लाइक कर देने से या फिर वीडियो को नाइस वीडियो बोल देने से काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब आप मेरे वीडियो को देखें, उससे नोट्स बनाएं और अपने डाउट्स ढूंढ के निकालें। मेरे वीडियो से रिलेटेड डाउट्स, पिछले वीडियोस के डाउट्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मैं रोज़ इसी इंतज़ार में आपको अपने कमेंट सेक्शन को चेक करता हूं कि शायद किसी स्टूडेंट ने, किसी यूज़ करने वाले ने, मेरे चैनल को यूज़ करने वाले ने शायद मेरे लिए कुछ होमवर्क दिया हो जिस पर मैं काम करूँ और आगे अपनी वीडियोज़ में लेके आऊँ। तो बाकी तो मैं एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ और मैं चीज़ों को जिस सीक्वेंस में दी गई हैं मैं उनको आपके पास लेके आ रहा हूँ। लेकिन अगर आपके कमेंट्स आते तो मेरे वीडियोस की क्वालिटी मैं थोड़ी और इन्हेंस करने का प्रयास करता। टेक्निकली तो हम लोग थोड़ा सा ठीक हो चुके हैं, बट पता नहीं कंटेंट आपके काम का है कि नहीं, हो पा रहा है कि नहीं, आपके डाउट्स क्लियर कर पा रहा है कि नहीं, ये जानना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ आप ही मुझे बता सकते हैं कि ये कंटेंट आपके काम का है या नहीं। ओके, ओवर इट्स, तो ये सारे टर्म्स हम लोगों ने देख लिए। ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ, जो मैंने अभी जो एग्जांपल ये आपको लेके दिखाया, ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ, मतलब मेरे 10 लाख के जो एसेट है जो मेरा 10 लाख का, उसकी लाइफ है 10 साल और 10 साल बाद वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम चाहें उसको स्प्रेड करना, टू स्प्रेड द कॉस्ट,
हम चाहें कि उस जो 10 लाख की कीमत मैंने एक साल में एक ही बार में पेमेंट किया है और 10 साल तक ये मेरे इस्तेमाल में आने वाला है, तो मैं अगर चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ कि मैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। मैं चाहूँ तो उनके यूज़ के हिसाब से, उनके प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से मैं उनको अलग अलग अमाउंट्स में, कुल मिला के मुझे 10 साल में क्या करने हैं, उस 10 लाख रुपए को ख़त्म करना है अपनी बुक्स में से। बुक्स में से ख़त्म करने का मतलब कि अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसको सिर्फ ख़त्म करने से काम नहीं। ख़त्म करने का मतलब है कि मैं जब ख़त्म करके उस जो अकाउंटिंग का जो हमारा प्रोसेस है कि हर एक्सपेंस हमारे साल के अंत में हर एक्सपेंस कहाँ जाता है, P&L के डेबिट साइड में जाता है। और ये भी एक एक्सपेंस है, भले ही ये नॉन कैश है तो क्या हुआ, भले ही ये नॉन कैश है लेकिन है तो ये एक्सपेंस ही। तो इस एक्सपेंस को भी हम क्या करते हैं, लास्ट में P&L में लेके जाते हैं, P&L के डेबिट साइड में, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपये कम हो जाता है। अब अगर हम देखें तो वास्तविकता में हमारे पास 1 लाख रुपया, मेरे पास कोई कमी तो हुई नहीं है, लेकिन जो मशीन मैंने खरीदी है उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने अपने प्रॉफिट पर दिखा दिया। दैट आई एम सेटिस्फाइड। हमारी बुक्स को जो काम करना था मेरी बुक्स ने मेरे लिए वो काम कर दिया है और मैं संतुष्ट हूँ। और अब मैं अपने आगे की, अब जो भी मुझे मेरे डिटेल्स मुझे पता चलेंगे मेरे परफॉर्मेंस के बारे में, वो मेरे डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके पता चलेंगे और जिससे हमारे जो भी एक्यूरेट हमें रिस्पॉन्स रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मैंने चीज़ों को क्लियर किया है और आप भी वीडियो को पॉज करें, नोट्स बनाएं। और ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें से बहुत सारे कई जगहों पे यहाँ पे MCQs बनते हैं, आपके CUT के एग्ज़ाम के लिए भी ये सारे नोट्स बहुत काम आएंगे। ओके, एक और छोटा सा डेफिनेशन मैंने निकाला है बुक से। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेज ओवर टाइम। मॉनेटरी वैल्यू, मैंने बोला अभी आपसे कि 10 लाख की मशीन है और वो 10 साल में ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब कि पहले साल में फर्स्ट ईयर मेरे मशीन की कीमत कितनी है, 10 लाख। मशीन की कीमत है मेरे 10 लाख। दूसरे साल में मशीन की कीमत 9 लाख। तीसरे साल में मशीन की कीमत 8 लाख। और ग्रेजुअली लास्ट ईयर 10th ईयर में, 10th ईयर की शुरुआत में मेरे मशीन की कीमत रहेगी 1 लाख रुपए और 10th की बिगिनिंग में और 10वें साल के एंड में मेरे मशीन की कीमत हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या कह रहा है, द मॉनेटरी वैल्यू, मैंने क्या किया, जो डिक्रीज हो रहा है उसको एक मॉनेटरी टर्म में पहले कैलकुलेट किया। ठीक, इसका मतलब है कि हमें आने वाले इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने इस फॉल को, इस रिडक्शन को, इस डिक्रीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमारे सामने कुछ कैलकुलेट करने के मेथड्स भी आएंगे, जिन मेथड्स की मदद से, मेथड्स which help us to calculate the monetary value of depreciation। डेप्रिसिएशन की कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि भाई हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसमें हर जगह तो मॉनेटरी वैल्यू है। तो डेप्रिसिएशन की अगर अमाउंट हम किसी और वैल्यू में निकाल लें तो क्या हम उसको उसके साथ सब्ट्रैक्ट ऐड कर पाएंगे? Only like terms can be added or subtracted. We know from our childhood we have studied in math that सिर्फ like terms को हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो फिर हमको इनको भी monetary terms में लाना पड़ेगा और उन monetary terms में उनको लाने के लिए हमारे पास आगे बहुत जल्दी हमारे पास कुछ मेथड्स आने वाले हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ऑफ एन एसेट, इसने आपको ये जो डेफिनेशन है इसने आपको सिंपल करके रखा हुआ है, बोला कि नाम पे मतलब नहीं है, उसमें टेंजिबल नहीं डालने की ज़रूरत है। अभी आप सिर्फ एसेट समझिए कि किसी भी संपत्ति की कीमत में अगर कोई गिरावट हो रही है, वी कैन कॉल इट डेप्रिसिएशन, डिक्रीज, दैट गिरावट ओवर टाइम, एक समय अंतराल में। लाइफ की बात करें तो पहले 2 साल की बात करें तो, बीच के 2 साल की बात करें तो, एक निश्चित समय में किसी 1 वर्ष की बात करें तो हमारे कीमत में जो कमी आ रही है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे ड्यू टू यूज, वियर एंड टियर। उनका कंटिन्यूअस इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो उनके इस्तेमाल करने की वजह से हमारे मशीनों में, हमारी एसेट्स में, हमारी संपत्तियों में जो गिरावट की कीमत में जो गिरावट आएगी, दैट विल बी टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन।
तो ये तो मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था कि मैं डेप्रिसिएशन के मीनिंग के बारे में आपको बताऊं। कुछ डेफिनेशंस की मदद से मैंने प्रयास किया कि डेप्रिसिएशन को एक्सप्लेन किया जाए। अब आइए हम चलते हैं कि डेप्रिसिएशन में आगे और क्या क्या पढ़ना हो सकता है हमें। ओके, तो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो ये जो चैप्टर जो आपको डिज़ाइन किया गया है, ये चैप्टर इस मोटिव से डिज़ाइन किया है कि आपको एक अंदाज़ा मिल जाए। आपको 12th लेवल पे बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी इतना पढ़ना है कि आपको डेप्रिसिएशन की डेप्थ इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा मिल जाए। तो डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है उसको अगर हम चाहें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दोनों पार्ट्स में डिवाइड करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बस पढ़ने के हिसाब से फ़ायदा है, क्योंकि चीज़ें साइमल्टेनियसली चलने वाली हैं, एक साथ दोनों चलेंगी। तो फिर भी पहला पार्ट कह सकते हैं हम लोग कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला पार्ट है कि हम अमाउंट डेप्रिसिएशन जो शब्द है, जो मशीन जिस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं उस डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा। और दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ऑफ दैट अमाउंट। ठीक है, अब जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया है उसको अकाउंट्स में कहाँ, कैसे, कब और किस प्रकार से यूज़ करना है, और मैं आपको साथ में बताता चलूँगा कि उसको यूज़ करने से फ़ायदा क्या है और किन किन वजहों से, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करने, अकाउंटिंग के किस कॉन्सेप्ट की वजह से हमें डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना ज़रूरी है, ये हमें कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट बताता है कि डेप्रिसिएशन आप लोग को इस्तेमाल करना चाहिए, हर बिजनेसमैन को इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी आज की वीडियो को मैं चाहता हूँ कि रिस्ट्रिक्ट करूँ कि मैं सिर्फ मेथड्स के बारे में बात करके आज की वीडियो को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि अकाउंटिंग अपने आप में काफ़ी वास्ट है। तो हम लोग सिर्फ आज की वीडियो में मेथड्स के बारे में चर्चा करके इसको रहने देंगे। आगे चलते हैं तो मेथड्स की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म्स हमें 2 मेथड्स अलॉट किए गए हैं, जिनमें हमें पता करना, जिनके नाम हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मेथड है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, उसके पहले दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन करने के पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपसे कुछ बेसिक टर्म्स जो हमारे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात की जाए। तो मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में एक आपको पहले ही बता के रखा हुआ है कि ये क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसका ध्यान रखें। तो डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग में आपको कहीं भी बैंक या कैश का नाम नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन से जुड़े, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कहीं भी बैंक और कैश नहीं आने वाला। इसमें और है, अभी मैंने बात किया बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ एसेट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे लेखा की किताबों में हमारी जो संपत्तियां हैं उन पे हर साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो कीमत बची रहती है उस कीमत को हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। मतलब पुस्तकों में अंकित मूल्य, उस बुक वैल्यू, उस एसेट की हमारे पुस्तकों में क्या कीमत है, दैट इज़ बुक वैल्यू। फिर हम इसकी बात करते हैं हिस्टोरिकल वैल्यू। हिस्टोरिकल वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ एसेट एट विच इट वॉज परचेज्ड। ऐसी कीमत
जिस पे हमने उस एसेट की खरीदी की थी, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल वैल्यू या हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं इसको कॉस्ट भी आता है। ठीक, अब एक और टर्म आएगा आपको, एक्सपेक्टेड लाइफ। एक्सपेक्टेड लाइफ का मतलब होता है अनुमानित जीवन। मतलब जो संपत्ति मैंने खरीदी है वो कितने वर्षों तक हमारे काम आ सकती है, उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है। एक्सपेक्टेड मतलब देखिए, एक्सपेक्टेड शब्द का मतलब है कि आई एम नॉट श्योर, कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि इस एसेट की वो लाइफ इतनी ही रहेगी, उससे थोड़ी कम। मान लीजिए 10 साल मैंने बोला है किसी एसेट की लाइफ को, तो हो सकता है वो 8 साल 8.5 साल में ही ख़त्म हो जाए, या फिर हो सकता है वो 12 साल तक, 13 साल तक, 14 साल तक भी चल जाए, हैं। तो एक्सपेक्टेड मतलब हम एक कैलकुलेशन को एक दिशा देने के लिए, एक कन्फर्म कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए, एग्जैक्ट नंबर चाहिए, इसके लिए हम एक्सपेक्टेड लाइफ का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सपेक्टेड लाइफ का मतलब कि कोई भी एसेट है उसकी जो कैलकुलेट करके हम जो उसका जीवन निकालते हैं उस लाइफ को बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड लाइफ। उसके बाद एक और शब्द आपके सामने आ सकता है, स्क्रैप वैल्यू। मतलब कि मशीन जब अपने एक्सपेक्टेड लाइफ को पार कर चुकी है और मशीन अब काम लायक नहीं बची है, एसेट्स वो जो भी एसेट है वो काम लायक नहीं बचा है, अपने लाइफ को पार कर चुका है, तो उस समय उसका जो अस्थि पंजर है, जो उसका जर्जर, जो उसका जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके, अगर उनको बेच के हम लोग कुछ पैसा बचा पाते हैं, कुछ पैसा निकाल पाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू क्या हो गया? वैल्यू ऑफ मशीन विच इज आउट ऑफ ऑर्डर। अब ये काम लायक जो मशीन नहीं बची उसको बेच के कभी कभी मिल जाता है कुछ पैसा, कभी कभी वो ज़ीरो दे के जाती है, तो स्क्रैप वैल्यू हम इसको कहते हैं। तो इतनी सारी ये 4 बातें जो मैंने आपसे बताई हैं, अब इनका इस्तेमाल करके मैं आपको ये दोनों मेथड्स के बारे में कुछ आसान बातें, इन दोनों मेथड्स को थोड़ा आसान करने का प्रयास करूँगा। अब आप बताइए मुझे कि मैंने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए में, एक मिनट, मैंने एक मशीन खरीदी 9 लाख रुपए में। ये क्या है? इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट। और उस मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 इयर्स, और उस मशीन की स्क्रैप वैल्यू बोल रहा है कि जिस दिन ये मशीन कबाड़ा हो जाएगी उस दिन ये मशीन आपका, इसका कबाड़ा बेच के आपको कितना रुपये मिलेगा? 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ये बताइए 10 साल के अंत में when our asset complete 10 year in our company, in our factory, तो हमारा 10 साल बाद वो जब उसको हम बेचेंगे तो हमें 1 लाख रुपए वापस करेगा वो। तो क्या इस 10 साल में हम लोगों ने टोटल अमाउंट यूज्ड कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? एक सिंपल तरीका बताइए। देखिए, मैंने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी और जब मशीन वो बेकार हो गई, आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, तो उस मशीन का कबाड़ा बेच के हमें 1 लाख रुपए मिल गया। अच्छा, 9 ही लाख रुपए मैंने लिखा है इस बार। ठीक, अगर 9 लाख की मैंने मशीन खरीदी और 10 साल के बाद वो अपनी उम्र बिताने के बाद वो उसका कबाड़ा 1 लाख रुपए में बेचता है, मतलब कि मैंने 10 वर्षों में कितने रुपए मशीन के अपने एसेट के रूप में इस्तेमाल कर लिए हैं? कुल 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए हम लोगों ने अपने, मतलब कि 8 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट था जो कि 10 साल में क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, ये जो 8 लाख रुपए हैं इसको मैंने 10 साल में इस्तेमाल किया है, तो क्या इसकी मदद से हम 1 साल में कीमत निकाल सकते हैं कि 1 लाख रुपए में 1 साल में मेरी मशीन की, मेरा एसेट
जो भी डेप्रिसिएशन है, जो गिरावट है, जो 10 साल का हमें पता चल गया है, तो हम उसे एक प्रतिवर्ष के दर पे निकाल लेते हैं, उसको उतने वर्षों से उसके डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया डेप्रिसिएशन प्रतिवर्ष क्या आ गया कि हमारे पास हर साल हमारे मशीन की कीमत में कितनी गिरावट आ रही थी, 80,000 रुपये की गिरावट आ रही थी। तो 10 साल में कितना हो गया, 8 लाख गिरावट हो गया, और फिर उसका एक कबाड़ा बेच के हमें 1 लाख रुपये मिल गया। तो 8 और 1 9 लाख हमारे मशीन की कीमत के बराबर पैसा हमें यहाँ से मिल गया। जैसे ही दोनों बराबर हुए, हमारा जो मोटिव था वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं इसमें। चीज़ें अगर क्लियर नहीं होंगी तो मैं बोलिएगा तो मैं दोबारा भी इनको एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये 3 चीज़ें मालूम है हमें, तो हम डेप्रिसिएशन फॉर 10 ईयर्स और डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर निकाल सकते हैं, और इनकी मदद से हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हमारे पास एक्सपेक्टेड लाइफ, हिस्टोरिकल कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ था। इसकी मदद से हमने क्या निकाला, हिस्टोरिकल कॉस्ट था 9 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ था 10 ईयर्स, और स्क्रैप वैल्यू था 1 लाख रुपया, जिसकी मदद से हमें आया कि 80,000 रुपये पर ईयर मेरा डेप्रिसिएशन आ रहा है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट में कितने % की गिरावट हमारे हर वर्ष आ रही है। इसको हम आगे भी देखते रहेंगे। अभी चलते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड पे, जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें शुरू की हैं तो उनको ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इनको पहले चीज़ों को मैं यहाँ से क्लियर करूँ। ओके, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि जो भी मेथड हम इस्तेमाल करने वाले हैं उस मेथड के अंदर जो कंटिन्यूअस फॉल, इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर every year the asset is used। मतलब प्रति वर्ष जब तक हम उस एसेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक हमारे उसका अमाउंट इक्वल अमाउंट, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो भी हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड जो होता है वो कहता है ग्रेजुअली डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर एवरी कमिंग ईयर। अब इनकी जो ये बेसिक्स है, और इस वीडियो में जो भी हमारा जो मेथड है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इनके बारे में जो फर्दर डिस्कशन है वो हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि आपको CBSE के गाइडलाइंस के अनुसार आपको ये 2 मेथड की पढ़ाई करनी है, और आप अगर ये बेहतर होगा कि आप बुक्स में जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं, हम यहाँ जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं इनकी मदद से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, इनकी स्टडी कीजिए। और इसमें अगर कुछ भी आपको ऐसा रह गया है जो आपको लगता है कि उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा चाहिए, कुछ मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, कुछ छूट गया है, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालने का प्रयास करें। और वीडियो को देखते रहें, लाइक, सब्सक्राइब एंड अपना कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।